हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्री AITS जो 31 दिसंबर 2022 को हुआ था। उसमें जो टॉपिक कवर्ड हैं उसके अंदर अपने पास है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपने से क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 9.1 kg। अगर आपको 9.1 kg इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लीजिए, या फिर आपको 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के डिवाइड बाय Na से कर दीजिए। तो दोनों तरीके हमारे पास है, राइट। हम कोई सा भी एक ऑप्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन निकालेंगे तो वो कितने आ जाएंगे, तो number of electrons will be what, weight of electron, that is 9.1 kg divided by mass of 1 electron, वो कितना है 9.1 into 10 raised to power minus 31। तो आपके पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 9.1 से 9.1 कैंसिल, kg से kg कैंसिल, तो आपके पास आ जाएंगे 10 raised to power 31 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इतने आ चुके हैं, आपको क्या निकालना है, इनके मोल्स। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय Na। तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रेज़ टू पावर कितने हैं 31, इसको डिवाइड करेंगे Na से, कितना आ गया 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली 60 मान लेते हैं। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा इसको ले जाइए ऊपर। तो 10 रेज़ टू पावर 23 ऊपर 10 रेज़ टू पावर कितना है 31, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी अपने पास 10 रेज़ टू पावर 8। तो 10 रेज़ टू पावर 8 आ गया, और डिवीजन में अपने पास कौन है 1/6, ठीक। अब इस वैल्यू को अपन सॉल्व कर लें। तो 1/6 को अपन क्या लिख देते हैं 10/6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आती है, लगभग 1.666 चलती रहती है आगे। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया 7। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आ गए 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो कौन सा ऑप्शन अपने लिए करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर आप पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। चारों ऑप्शन के अंदर जो मासेज है वो क्या है, बराबर है। अगर मास बराबर है तो हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर मोलर मास और एटॉमिसिटी इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, अगर मास इक्वल है, मास इक्वल है, तो शॉर्ट वे में अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिसिटी अपॉन मोलर मास, इसके रेशियो के, एटॉमिसिटी अपॉन मोलर मास। तो यहां पर जिसका एटॉमिसिटी अपॉन मोलर मास का रेशियो सबसे ज्यादा आएगा वही अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करेगा। तो जरा चेक करें, हाइड्रोजन अगर अपन देखें फोर्थ ऑप्शन, इसका अपने पास एटॉमिसिटी कितनी है 2, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2, तो कितना आ गया 1। अब बाकी सब में जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, ठीक। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अपने को किस में मिलने वाले हैं, फोर्थ ऑप्शन में, दैट इज 1 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द पेयर। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस में एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पर पेयर ऑफ कंपाउंड्स के पास सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो। तो पहले ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में है, दूसरे में अपने पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में है, तीसरे में फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों में है, एंड चौथे में एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरे में हाइड्रोजन सल्फर है। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 49, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे पूछा है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी अपने पास फिगर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं अगर डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर अपन देखें तो ये अपने पास नॉन जीरो, तो इसके बाद ये और इसको इंक्लूड करके सारी की सारी अपने पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अपने पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। What volume of oxygen gas is needed to the burn completely 200 ml of the methane under the same condition of temperature and pressure। ठीक, तो मीथेन का कंबशन करना है। अब मीथेन का कंबशन करना है तो मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखें। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, पूरी गैसियस रिएक्शन है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो ये अपने पास देख लें जरा, कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपने पास 4 है, तो इसको कर दिया 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए थे आपके पास, 2 2 4, यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन कितना कर दिया, 2, टोटल 4। ठीक, तो गैस गैस के अंदर अपन क्या लगा सकते हैं भैया, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लगा सकते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम V होगा तो इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, 2V। यहाँ पर अपने को कितना दे रखा है इसका 200 ml, तो इसका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400 ml। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन का, 400 ml। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अ फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऑन बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन एक्सेस ऑक्सीजन गिव 1.32 ग्राम CO2 and 0.36 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। ठीक, देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो आप क्या करो, आपको वेट दे रखा है CO2 का और वेट दे रखा है आपको H2O का, तो सबसे पहले आप मोल निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप CO2 के मोल निकालेंगे तो 1.32 डिवाइड बाय 44, तो आपके पास मोल कितने आते हैं इसके, 0.003। ठीक है, राइट, 0.03 आपके पास मोल आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे H2O, तो H2O का अपने पास कितना आ रहा है, 0.36 डिवाइड बाय 18, तो इसके अपने पास मोल आ जाएंगे कितने, 0.02 मोल। ठीक, यहां से आपके पास मोल्स आ गए किसके, H2O के। ठीक है, यहां से अपने पास मोल्स आ गए CO2 के। ठीक है, ये डिवाइड बाय मोलर मास, ये डिवाइड बाय इसका मोलर मास, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 मोल्स ऑफ H2O। अब एक काम करें अपन, जब CO2 के मोल्स आ गए तो कार्बन एटम के मोल्स आ जाएंगे। तो भाई कार्बन एटम के मोल्स कितने होंगे, CO2 के मोल्स इंटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितने दिख रही है, 1। तो जो अपने पास CO2 के मोल्स आए वही हमारे पास कार्बन एटम के मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही अगर अपन बात करें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के जो मोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, दैट विल बी मोल्स ऑफ H2O, दैट इज 0.02 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2O में कितनी है वो 2, तो कितना आ गया 0.04। ठीक, अब यहां पर इनके मोल्स का निकाल लो रेशो। तो यहां पर अगर हम मोल्स का रेशो, ठीक है, जैसे अगर निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास कार्बन तो हो गया 0.03 और हाइड्रोजन हो गया 0.04। तो अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशो में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C3H4। तो C3H4 हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन अ कंटेनर इक्वल masses of H2 and O2 are present, then the mole fraction। तो इक्वल masses आपको बता रखे हैं और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करें, मास मान ले। तो सबसे पहले मास मैंने मान लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के जो मासेस है वो हमने मान लिए। ठीक,
कितने मासेस मान लिए? 1 ग्राम मान लो, राइट। तो 1 ग्राम अगर आपने यहाँ पर मास मान लिया, अब दोनों के मोल निकाल लीजिए। तो H2 के मोल अपने पास कितने आ जाएंगे? 1/2। O2 के मोल कितने आ जाएंगे आपके पास? 1/32। ठीक। अब यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर आप मोल्स का रेशो निकाल लीजिए, ठीक, तो मोल्स का अगर आप रेशो निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1/2 अपॉन 1/32। ठीक, तो कितना आ रहा है अपने पास? 16/1। ये मोल का रेशो आ रहा है। अब अगर मोल का रेशो ये आ रहा है तो भैया ये किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर होगा। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का रेशो हमेशा मोल के रेशो के बराबर होता है। अब अपने को किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन? H2 का। तो अगर आप H2 का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपली जो उसके सामने वाली वैल्यू है वो अपॉन टोटल, तो 16/16 + 1 दैट इज 17। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा हमारे पास? 16/17। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ H3PO4। तो H3PO4 के अंदर आपको ऑक्सीजन एटम के मोल निकालने हैं। हमने अभी डिस्कस करा कि जब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मोल निकालना चाहते हैं किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड के मोल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालने हैं तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पर कितनी है? 4। ठीक, मोल्स कितने दे रखे हमें? H3PO4 के 0.1 इंटू 4, तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए? 0.4 मोल्स ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की। मैक्सिमम एनर्जी अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज ऑफ। तो हमने बताया है कि अगर आपको सेम एटॉमिक ऑर्बिटल दिया हुआ है और उनकी एनर्जी को आपको कंपेयर करना है तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक नंबर के, Z के। तो एटॉमिक नंबर के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो मुझे बताइए, हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम एनर्जी। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन DXY ऑर्बिटल। तो एंगुलर नोड हमारे पास किसके बराबर होता है? L के बराबर। तो L की वैल्यू DXY ऑर्बिटल की कितनी होती है भाई? 2। तो यहाँ पर एंगुलर नोड अपने पास कितने हो जाएंगे? हमारे पास 2 एंगुलर नोड हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास होता है MVR, वो किसके बराबर होता है? NH/2π। यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से वैल्यूज कोई सी भी मिलेगी तो परमिसेबल है, इसके अलावा अगर वैल्यू मिलेगी तो वो परमिसेबल नहीं है। तो अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो अपने पास कितना आता है? 1/2 H/π। 1/2 का मतलब 0.5, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने को दिख रहा है। h की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 2H/2π। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? H/π, वो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा भाई? 3H/2π। तो 3H/2π मतलब 1.5 H/π, तो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है 1.25 H/2π। ये वैल्यू कभी भी अपने को यहाँ पर मिलेगी नहीं, तो ये परमिसेबल नहीं है। ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन पे या एटॉमिक नंबर होता है 9
और उसके ऊपर -1 चार्जेस का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उस पर 2 माइनस का चार्जेस का मतलब हो गया उसमें 10। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट और मतलब फर्स्ट स्पीशीज जो है वो तो क्या है भाई, अपने पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 3 + 3 चार्जेस का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें। नियॉन एटॉमिक नंबर होता है 10 और उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन भी अपने को आइसोइलेक्ट्रॉनिक देगा। कार्बन अपने पास एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन अपने पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। नाइट्रोजन अपने पास एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, टोटल होता है 15 +1 चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, टोटल हो गए कितने 14, तो वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, फोर्थ ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 10, टोटल हो गए कितने 15 और N2 के अंदर होते हैं कितने 14। तो भाई ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, तो इसका मतलब दे आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्वांटा, देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर लीजिए जूल के अंदर। तो अगर हम जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 62 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल अपने पास एनर्जी हो गई। ठीक, अब अगर अपन एनर्जी निकालते हैं किसी क्वांटा की तो वो वेवलेंथ के टर्म में कैसे निकालेंगे, hc/λ, इससे निकालेंगे। तो hc/λ से अपन निकालेंगे तो भैया हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻ कितना 8 डिवाइड बाय एनर्जी कितना हो गया 62 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19। ठीक, जरा कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसके डेसिमल को इसके डेसिमल से आप उड़ा दें तो आपके पास कितना आ गया 66.2। ठीक, ये अपने पास 16 हो गया, तो लगभग ये कितना है 1.1, तो इसको अपन कितना मान ले 1 मान ले अप्रोक्सीमेटली। ये 3, ये अपने पास कितना है बाहर कटना चाहिए 1.1 सॉरी 5.1 समथिंग कटना चाहिए, तो हमने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया 5, तो अपने पास वैल्यू आ गई कितनी 1/5। ठीक, अब 10⁻⁻ में बात करते हैं तो ये 10⁻⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ अपने पास कितना हो जाएगा ऊपर 27। ठीक है, 10⁻⁻ कितना हो गया यहाँ पर अपने पास -34, 10⁻⁻34 राइट, अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर अपने पास 10⁻⁻ आ जाएगा -7 इंटू में क्या आ रहा है 1/5, तो 1/5 इंटू 10⁻⁻7, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन 10/5 इंटू 10⁻⁻8 कर दें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8। अब अपन को नैनोमीटर में निकालनी है तो 10⁻⁻9 करना पड़ेगी, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 की जगह इसको 20 कर दें इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻⁻9 को क्या बोल सकते हैं नैनोमीटर, तो 20 अपने पास क्या आ जाएगा नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की। A beam of frequency incident on a metal surface ejected out electron having the kinetic energy Ke. Suitable graph between the Ke and the frequency। तो भाई हमने बकायदा ग्राफ बनाया था और वहां पे बताया था काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है उसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट जब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, जब तक कि आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट ना करा दें। ठीक, तो भाई आपके पास ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये स्टार्ट होता है थोड़ा आगे से। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ होता है। ठीक है, और यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, इनर से आउटर पे, तो इनर से आउटर पे कहां जा रहा है जरा देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन अपने को साफ साफ नजर आ रहा है 1 2 3, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। सबशेल के अंदर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, तो सबशेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालते हैं 2l+1 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 2l+1। ठीक,
तो आपके पास कितना आ जाएगी वैल्यू 12 + 1। कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ आयन इन द ग्राउंड स्टेट। आपने आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करी होगी, तो वहां पर बताते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, E1। ठीक है, जो प्लस में अपने पास E1 होता है उसी के लिए उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, आयनाइजेशन एनर्जी। अब He+ की बात कर रहे हैं, तो He+ के लिए अगर अपन E1 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू Z²। ठीक, Z कितना है 4, उसका सॉरी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक, अपॉन E1 है, तो भैया यहाँ पर अपने पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और आगे नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो अपने को पॉजिटिव लेनी है वैल्यू। ठीक, या इसको अपन इस तरीके से लिख दे माइनस ऑफ E1, तो माइनस माइनस वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है ना, माइनस ऑफ E1। ठीक, अब अपने पास ये वैल्यू आ गई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको हम सॉल्व कर लें जरा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्टली मैच है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज टू द 4 times then the de Broglie wavelength will be। तो आपको वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन पता है, लैम्डा बराबर h/p। मतलब जितने टाइम्स आपने मोमेंटम कर दिया वेवलेंथ उतने टाइम्स क्या हो जाएगी कम। अगर मोमेंटम आपने 4 टाइम्स करा है तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? हमें सेकंड ऑप्शन करेक्टली दिख रहा है 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इन एन एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द क्वांटम नंबर n = 3 ml = +1। तो m की वैल्यू यहाँ पर आपके पास गिवन है। ठीक, तो n की वैल्यू अगर आपने बोल दिया 3, तो n की वैल्यू 3 अगर आपके पास हो गई तो आपके पास कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं? आपके पास हो सकते हैं 3s 3p एंड आपके पास होंगे क्या 3d। ठीक, 3s के अंदर जो m की वैल्यू अपने को मिलेगी वो मिलेगी 0। ठीक, 3p के अंदर आपके पास m की वैल्यू जो मिलेगी वो -1 0 +1, और 3d के अंदर अगर अपन निकालेंगे तो आपके पास -2 -1 0 +1 +2 ये वैल्यूज मिलेगी। तो n की वैल्यू 3 लेके m की वैल्यू +1, तो एक ऑर्बिटल अपने को ये मिल रहा है और एक ऑर्बिटल अपने को ये मिल रहा है जिसकी m की वैल्यू +1 है। ठीक, तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे मैक्सिमम, तो आपके पास 2 ऑर्बिटल्स आ गए, और 2 ऑर्बिटल्स आ गए तो 2 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं 4। तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वर्क फंक्शन दे रखे हैं आपको मेटल्स के, और पूछा है बाय विच मेटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोस्ट इजीली इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन किसमें आसानी से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा उसमें उतनी आसानी से अपने पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है? पोटेशियम का वर्क फंक्शन दिख रहा है अपने को 2.25, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इजेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। फॉर अ d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुन रूल इज नॉट फॉलोड। हुन रूल्स क्या बोलता है? आप जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए ऑफ सेम स्पिन। तो स्पिन भी सेम होने चाहिए सारे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन के अंदर, चलो पेयरिंग तो आपने बाद में ही स्टार्ट करी है, लेकिन जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या उन सबके स्पिन सेम है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुन्स रूल का क्या हो रहा है? वायलेशन, और यही अपने पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की। द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो Cl- के अंदर s इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्लोरीन की बात करें
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होगा, लेकिन Cl माइनस की बात करें तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो 3p6। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 3s के अंदर 2, टोटल कितने आ गए एस इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 अपने पास एस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि भाई किसके बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर अपन बात करें कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, ये होता है कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट में अगर अपन ने बोला है +3 तो +3 बोला है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए और 3d का 1 चला गया, कितने बचे 6। तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और उसी को कंपेयर करा है एस इलेक्ट्रॉन से तो वो तो बराबर है। तो पहला वाला तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास ऑप्शन नहीं चाहिए। नियॉन, नियॉन के अंदर जो p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नियॉन के भैया अपने पास एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पर 2p के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अपने पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम K+ की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर पोटेशियम में हम निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक क्लोराइड आयन। तो भैया वो उसके भी अपने पास क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे p इलेक्ट्रॉन्स इन F, तो भैया अगर आप F के लिए निकालेंगे तो F का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो वहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। तो 2p के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, और p इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंपेयर करना है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द मोमेंटम आर इक्वल देन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज। तो मोमेंटम और पोजीशन, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है ये आपको बराबर दे रखी है। तो आपके पास क्या होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π, ये होता है अपने पास। अब डेल्टा x और डेल्टा पी बराबर दे रखे, तो यहाँ पे डेल्टा x निकालना है अपने को, तो डेल्टा पी की जगह भी अपन ने क्या रख दिया डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा x का स्क्वायर बराबर क्या हो गया h/4π। तो डेल्टा x अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा √ऑफ h/4π, राइट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रेडियल नोड प्रेजेंट इन 4dxy एंड 2px ऑर्बिटल रेस्पेक्टिवली। रेडियल नोड निकालने का तरीका हमारे पास होता है, वो क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 होता है और एंगुलर नोड होता है l, तो भाई अपने पास n-l-1, ये फॉर्मूला अपने पास होता है रेडियल नोड निकालने का। तो अगर अपन यहाँ पर रेडियल नोड निकालेंगे 4d के लिए तो भैया n की वैल्यू हो गई 4, d के लिए अपने पास l की वैल्यू होती है कितनी 2, -1 कितना आ गया 1। तो 4d के अंदर अपने पास एक रेडियल नोड, राइट। अगर हम बात करते हैं 2px, इसके लिए निकालें ज़रा, तो n की वैल्यू हो गई 2, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, -1 कितना आ गया 0, तो इसमें रेडियल नोड कितना है 0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 and 0, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ये रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन साइज एंड एनर्जी ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मतलब ए के लिए अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल अपने पास कौन से में दिख रहा है, फोर्थ में, तो ये कौन सा करेक्ट है इसके लिए, फोर्थ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो सी के लिए अपने पास कौन सा करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट। एंड अगर हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बताता है, इसका मतलब ये इसके लिए कौन सा करेक्ट है, सेकंड। तो हम जरा देख ले, ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 1 एंड डी के लिए सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्टली मैच कर रहा है जरा देख लीजिए। तो अपने पास यहाँ पर हम देखेंगे
तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस contains Cl2 and F2 gases in the ratio of 1:76 weight by weight. What is the molar ratio of two gases? तो आपको मास रेशियो दे रखा है, मास से मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मोल्स ऑफ Cl2 इज टू मोल्स ऑफ F2 कैसे निकालेंगे? जो इनके मास रेशियो दे रखा है उसी को मास मान लीजिए और डिवाइड कर दीजिए इनके मोलर मास से। जब आप इनको इनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 38, ये अपन ने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से, राइट। तो ये अपने पास कितना हो गया? ये हो गया 2 टाइम्स। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 1:71 उधर चला जाएगा, तो 71 × 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1:142। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमें? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 72। इफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड in 10 gram of H2O, then the weight by weight percentage of solution is 32%। तो जरा चेक कर लेते हैं अपन। तो weight by weight percentage हम निकालें तो weight of solute कितना आ गया? 4.9 डिवाइडेड बाय weight of solution। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट अपने पास 10, सॉल्यूट अपने पास 4.9, तो कितना आ गया? 14.9 into 100, तो कितना आ गया अपने पास? 32.88%। तो ये तो सही है। वेट बाय वेट परसेंट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, तो ये भी अपने पास क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी अपने पास करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी अपने पास क्या है? करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। A 200 ml of 0.1 m solution of AgNO3 is added to the 200 ml of 0.1 m solution of NaCl. Then the concentration of the nitrate ion, जरा देख लीजिए, नाइट्रेट आयन केवल और केवल AgNO3 से आ रहा है, NaCl से नहीं आ रहा। तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में केवल और केवल क्या हुआ है? डाइल्यूशन। तो जब डाइल्यूशन हुआ है तो वहां पर हम क्या करेंगे? M1V1 बराबर M2V2। ठीक, और जो V2 लेंगे हम वो क्या लेंगे? दैट विल बी द वॉल्यूम टोटल। ठीक है ना, V2 हम क्या लेंगे? टोटल वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल वाटर नहीं है, वहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि NaCl हमने डाला है तो NO3 का तो वहाँ पर कोई अमाउंट चेंज हुआ नहीं है, तो केवल और केवल वॉल्यूम ऐड हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 200 + 200 कितना हो गया? 400 ml। ठीक, अब इनिशियल अपने को मोलारिटी दे रखी है कितनी? 0.1, वॉल्यूम दे रखा है कितना? 200 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया अपने पास? 400। तो ये अपने पास कटा, ये क्या आ गया अपने पास? फाइनल मोलारिटी दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0.05 m। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। फॉर्मूला मास ऑफ इज यूज्ड इन द केस ऑफ, तो फॉर्मूला मास अगर अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो यह फॉर्मूला मास कौन सा है? आयनिक कंपाउंड के लिए जो मास होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं भैया? फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला मास कौन सा दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, NaCl, यही आयनिक कंपाउंड है अपने पास। तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास यूनिट। ठीक है, समझ में आ रही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following species does not exist according to the molecular orbital theory? तो molecular orbital theory अपने को बताती है कि आपके पास वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 अपने पास यहाँ पे किसका आएगा? आपके लिए ट्रिक बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपको याद हो तो वहाँ पे बताया था 10 10 12 32 10। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो जो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ठीक है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो हमारे पास होती है, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 0। तो Be2 यहाँ पर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद PCl3? PCl3 के आइसोस्ट्रक्चरल कौन सी अपने पास होगी? ठीक, तो PCl3 में आपको पता होना चाहिए
3 तो सिग्मा आपके पास है और एक लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। तो आपको sp3 में 3 सिग्मा एक लोन पेयर देखना है, किस में है, तो NF3 जरा पकड़ लीजिए। तो NF3 के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा आ रहे हैं और एक लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट है, तो ये भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यह आइसो स्ट्रक्चर होगा किसके, PCl3 के, तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो हमने MOT जब पढ़ी तो हमें पता लगा कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स का, वो होता है π2px1 π*2px1 π*2py1, ठीक। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलते हैं, अनपेयर्ड, इसलिए O2 अपने पास जो होता है वो क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, इसलिए सारे के सारे डायमैग्नेटिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडाई ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पर जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से वो लेफ्ट और राइट में एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में हैं उनको अरेंज कर दो, ठीक। तो आपके पास बोरोन ऊपर और बोरोन के नीचे कौन, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन और उसके नीचे कौन, सिलिकॉन। अब लेफ्ट टू राइट जाने में और टॉप टू बॉटम आने में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में तो साइज डिक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट पे जो सबसे नीचे होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, तो एल्यूमिनियम सबसे बड़ा। फिर अगर ऊपर और नीचे में बात करेंगे तो ग्रुप 3 अपने पास पीरियड 3 की जो अपने पास होती है साइज वो बड़ी होती है, तो अपने पास एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा, सिलिकॉन। अब उसके बाद बोरोन आएगा, कार्बन आएगा, तो भैया कार्बन तो राइट साइड में है तो इसकी साइज क्या है, छोटी, तो कार्बन बाद में आएगा, बोरोन पहले आएगा, तो बोरोन एंड कार्बन। तो जरा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अपने को करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरोन एंड कार्बन, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 79 की, द स्पीशीज हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास किस स्पीशीज में दिख रहा है, तो SO3 में। आपको याद होगा भैया जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो सारे के सारे डबल बॉन्डेड होते हैं सल्फर के साथ, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के 6 वहां पे क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा, और अगर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना मिलने वाला है यहाँ पर, 120 डिग्री, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द स्टेटमेंट 1 अपने को दे रखा है NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द NO2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल। अगर ऑक्टेट स्पीशीज पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का रूल, ऑक्टेट रूल अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पर फॉलो हो रहा होता तो वहां पर हम एक्सेप्शन में ऑक्टेट रूल के नहीं मेंशन करते इसको, ठीक। तो ये NO2 अपने पास एग्जिस्ट करता है और ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है, तो इसीलिए ये अपने पास वैलिड नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि भाई ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, ठीक। तो दीज आर एक्सेप्शंस। तो स्टेटमेंट 1 भी अपने पास करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी अपने पास क्या है, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, असर्शन एंड रीजन। असर्शन अपने को दे रखा है BRF5 इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इन शेप, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप में, ठीक है। BRF5 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, sp3, ठीक। तो सेकंड रीजन अपने को दे रखा है BRF5, ठीक है, सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, d2 है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। ब्रोमीन जो है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 में से 5 अपने पास बन रहे हैं सिग्मा, तो 5 सिग्मा अपने पास बन रहे हैं, तो 4 तो आपके पास क्या होंगे, प्लेन में, एक अबव द प्लेन। अब आपको पता होगा कि यहां पर आपके पास इनके अलावा एक लोन पेयर भी है एक्सियल पोजीशन पे, ठीक। तो ये जो शेप है क्या इसे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि लोन पेयर को शेप में कभी इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो असर्शन तो क्या हो गया, गलत। बट जो रीजन का स्टेटमेंट है वो जरूर करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं,
असर्शन अपने पास जो है वो तो इनकरेक्ट है, ठीक है, बट रीजन जो है वो आपके पास क्या है, करेक्ट है, ठीक। तो आपके पास स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 49 बिलोंग्स टू, तो इससे जस्ट अबव एटॉमिक नंबर वाली आप नोबल गैस देख लीजिए। तो नोबल गैस अपने पास होती है इससे जस्ट अबव 54 एटॉमिक नंबर की, ठीक। और नोबल गैस का जो अपने पास ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होगा, 18। तो अगर इससे मैं 5 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो मतलब इसके 5 ग्रुप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर इससे 5 ग्रुप कम करा तो मेरे पास 49 का जो ग्रुप आएगा, जरा बताना वो कौन सा आ जाएगा, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है भैया, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। Which among the following contains the highest number of lone pair around the central atom, ठीक। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि भाई सेंट्रल एटम के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं। तो जेनॉन के अंदर अपने पास सबसे ज्यादा सेंट्रल एटम होता है, ठीक। तो सबसे पहले उसी को चेक करते हैं। तो अगर जेनॉन के अंदर आपके पास निकालेंगे तो कितने लोन पेयर होते हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से आपके पास क्या हो रहा है भाई, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, और 2 बॉन्ड बनने के बाद बाकी 3 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, ठीक। तो आप चेक कर लीजिए क्या 3 लोन पेयर या उससे ज्यादा लोन पेयर और किसी सेंट्रल एटम के पास है क्या, नहीं मिलेंगे। तो आपको यहीं पर सबसे ज्यादा लोन पेयर मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड इन ClO4 माइनस। तो ClO4 माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल मैनर में क्लोरीन से अटैच्ड है, ठीक। जिसमें से एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और बाकी तीनों ऑक्सीजन क्या बना रहे भैया, पाई बॉन्ड बना रहे। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो वहां पर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, ये ट्रिक हमने लिखी थी, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं जरा चेक कर लो, 4 सिग्मा है। पाई कितने हैं, 3। सिग्मा कितने हो गए, 4। अब निकालो जरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7/4, और 7/4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो भैया वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.75। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन और विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्टेट थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, ऑक्टेट थियरी कभी भी आपको शेप के बारे में नहीं जानकारी देती है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज ऑब्जर्व्ड इन SF6, बिल्कुल SF6 के अंदर सल्फर के वैलेंस शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो बिल्कुल वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को बताता है। ऑक्टेट थियरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बताता कि भैया कौन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, ये कभी नहीं बताता। हाँ लेकिन स्टेबिलिटी बताता है, लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी कभी नहीं बताता। तो इसका मतलब ABC तीनों स्टेटमेंट क्या है अपने पास करेक्ट, और हमसे पूछा भी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ये बहुत अच्छा अपने पास एग्जाम्पल होता है C2। C2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहाँ पर भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं पाई 2px2 पाई 2py2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पाई ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है ना, पाई 2px2 पाई 2py2। चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ पर होते हैं, पाई ऑर्बिटल में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसको अपन बकायदा एक्सेप्शनली बताते भी हैं कि दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली पाई बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। करेक्ट ऑर्डर फॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो हमें पता है कि जो आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है उसके तो सबसे ज्यादा गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, सेकंड से भी। अब यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट होती है सेलेनियम,
और ऑक्सीजन की इनफैक्ट सबसे कम होती है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो अपने पास कौन सा ऑर्डर करेक्ट दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 प्लस। तो आपको याद होगा O2 का जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्या, पाई स्टार टू पी एक्स 1 पाई स्टार टू पी वाई 1, ये होता है। अब अगर आपने बोला O2 प्लस तो मतलब ये वाला ऑर्बिटल खाली, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार में ही है, ठीक। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपसे अगर पूछा है तो वो कौन सा हो गया, पाई स्टार। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। तो ये तो बहुत कॉमन वाले एग्जांपल अपने पास बोले हैं। सबसे पहले आप अक्सर अगर बोला गया CH4 तो रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर भी कौन सी, sp3, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। फिर अपने पास आता है कौन, NH3, तो NH3 के अंदर एक लोन पेयर होता है sp3 और एक लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पर अपने पास बॉन्ड एंगल मिलता है 107 डिग्री। फिर अपने पास आता है H2O अपने पास वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर यहाँ पर कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पे 104.5 ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो बॉन्ड एंगल आपके पास ये दिख रहे हैं। अब आप चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। चाहो तो आप बॉन्ड एंगल की अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर से भी कंपेयर कर लीजिए। इफ द सेंट्रल एटम हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन देन नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर के बॉन्ड एंगल, ठीक। तो जरा बता दीजिए CH4 का सबसे ज्यादा, NH3 का उससे कम, H2O का सबसे कम, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 की। आपको बोला है मैच द ऑक्साइड गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर केमिकल नेचर। तो आपको NO2 आपने पढ़ा है कि भाई न्यूट्रल कौन कौन सी होती है। न्यूट्रल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, H2O होता है, N2O होता है और NO होता है। उसके अलावा सारी एसिडिक होती है नॉन मेटल की ऑक्साइड, राइट। मेटल में आपको एम्फोटेरिक मिलती है और बेसिक मिलती है। तो जरा देख लेते हैं NO2 क्या आ गई आपके पास, एसिडिक, तो इसका मतलब इसके लिए मैच कौन सा है, फोर्थ। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आ गए आपके पास, न्यूट्रल, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके लिए, थर्ड, ठीक। फिर बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा होती है, बेसिक, तो इसके लिए कौन सा मैच करेगा, सेकंड। Al2O3 एम्फोटेरिक, तो कौन सा मैच करेगा, 1। अब जरा चेक कर लीजिए, A के लिए 4, B के लिए 3, C के लिए 2 और D के लिए 1, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर अपने पास कौन सा करेक्टली मैच है, A के लिए 4, B के लिए 3 और C के लिए 2 और D के लिए 1, तो कौन सा हमें करेक्टली मैच दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर मिल रहा है हमें। तो यही अपने पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ये अपना सारा प्री AITS के क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ। आप एक बार इनको सबको गो थ्रू कर लीजिए, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको आप प्रॉपरली दोबारा से करेक्टली सॉल्व करिए, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।